अभी तक जितना डिस्कशन हुआ है उसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। सेकंड सेशन ऑफ फ्रेमवर्क्स पर शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट सेशन में अराउंड 50 लोग थे, अभी 40 हुए हैं। लेट्स स्टार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। तो अब आते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर वाला समझ में आया, लास्ट वाला, कि इट इज समथिंग विच विल हेल्प यू राइट समथिंग लॉजिकल एंड रैशनल फॉर एनीथिंग विच कम्स इन द एग्जामिनेशन, यू विल नॉट बी ब्लैंक। एंड इकोनॉमी के लिए ये 6 पिलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे कीवर्ड्स याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इनमें जो बेस डेटा है वो सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल सेक्शन का ये वाला फ्रेमवर्क, क्या क्या तरीके से सोचना है, कौन कौन से सेक्शंस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। अब एथिक्स में आते हैं। तो थोड़ा मोड़ा यहाँ पे लिख लिया था कि एथिक्स में करना क्या है। ऑफ कोर्स हमने एथिक्स के बारे में बहुत डिटेल में भी बात किया है, बार बार बताया है मैंने लोगों को कि कैसे आगे बढ़ते हैं उसमें, एंड टॉपर्स कॉपीज एंड नोट्स का कैसे यूज करना है। तो उसका क्रक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि अगर केस स्टडीज आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे। तो स्टेक होल्डर्स लिखेंगे इंट्रो पे, एंड उनके इंटरेस्ट लिखेंगे अगर पूछा हुआ है क्वेश्चन में तो। ठीक है। और सारे स्टेक होल्डर्स को कवर करेंगे इंक्लूडिंग द पब्लिक सर्वेंट विच इज इन क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि भूल जाते हैं हम लोग एज ए पब्लिक सर्वेंट अपने आप को स्टेक होल्डर में। देन देखो, अब क्या कर सकते हैं, इसको टेबल भी बना सकते हैं कि स्टेक्स लिख लिया एक साइड है एंड दूसरे साइड में हमने इंटरेस्ट लिख लिया। तो अगर सिविल सर्वेंट है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरेस्ट होगा। अगर रूरल पीपल हैं तो उनका डेवलपमेंट, या फिर हो सकता है ट्राइबल कल्चर है तो अपना कल्चर सेव करना भी एक ये हो सकता है, लैंड सेव करना एक इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल बना के अगर ऐसे स्टेक एंड इंटरेस्ट का लिखोगे तो अच्छा दिखता है वो शुरू में। देन डायग्राम्स बहुत अच्छे से यूज करना है एथिक्स में। नॉर्मल अगर थियरी क्वेश्चन है उसमें तो बहुत ही लिबरली यूज करना है। तो कोशिश करना है एथिक्स में कि जितने भी थियरी के टॉपिक्स दिए हुए हैं उस सारे टॉपिक्स में कम से कम दो तीन डायग्राम्स रखना चाहिए। जैसे अगर इंटीग्रिटी है तो इंटीग्रिटी का वेरियस अदर वर्च्यूज से रिलेशन, एंड एज वेल एज इंटीग्रिटी को समझाने का, डिफाइन करने का कोई तरीका, तो वो डायग्राम के थ्रू अगर तुम समझा पाओ। एंड मैथ्स फॉर्मूला, जैसे अभी इंक्लूसिव ग्रोथ का हमने देखा था ना, ट्रिपल ई, तो ई प्लस ई करके इंक्लूसिव ग्रोथ आ गया, इक्विटी प्लस इकोनॉमी प्लस इन्वायरमेंट। इंक्लूसिवनेस क्या हो गया, इक्विटी प्लस इकोनॉमी हो गया। उसी तरह मैथ्स फॉर्मूला को बहुत जगह तुम यूज कर सकते हो। फिर अगर स्टेक होल्डर्स सेपरेटली पूछे गए हैं तो फिर कैसे करना है कि स्टेक होल्डर कौन सा था, उसका क्या इंटरेस्ट था एंड क्या ड्यूटी होनी चाहिए थी। इस तरीके का भी तुम टेबल बना सकते हो। बहुत सारी टॉपर्स कॉपीज में ये चीज देखा था तो इसको मैंने इंक्लूड किया था। देन फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन एंड पार्ट ए का स्टार्ट शुरू कर देना है। जैसे ही मतलब केस खत्म हुआ है, इंट्रोडक्शन इतना नहीं बड़ा कर देना है कि वो पूरा पेज ही खत्म हो जाए एंड उसमें हमने आंसर करना नहीं शुरू किया क्वेश्चन को। पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन वहीं से शुरू हो जाना चाहिए आंसर करना। सेकेंड पेज में पार्ट टू पार्ट थ्री, मतलब अगर मान लो ए बी सी डी ई है तो फर्स्ट पेज में एटलीस्ट ए तो शुरू हो ही जाना चाहिए। सेकेंड पेज में तुम्हारा दो तीन पार्ट खत्म हो जाना चाहिए। थर्ड पेज में जो भी लेफ्ट पार्ट है एंड कंक्लूजन, ये खत्म होना चाहिए। अगर 4 पेज का है तो लास्ट पेज में तुम्हारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, इंक्लूड प्लस कंक्लूजन। अब देखो, जो भी जब भी सोल्यूशन मांगा जाता है तो हमेशा 3 सोल्यूशन तो देना ही चाहिए। एक सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक होना चाहिए, और एक सोल्यूशन जो होना चाहिए वो एकदम ही खराब सोल्यूशन होना चाहिए। एंड एक सोल्यूशन उसका मिडिल पाथ है जो एक्चुअल में बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो जिसको लिया जा सकता है, वैसा सोल्यूशन होना चाहिए। एंड सबके प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स टेबल फॉर्म में बना के लिख दो, तो उससे समझ में आ जाएगा कि करना क्या है या नहीं करना है। तो जैसे कोई एक, मान लो तुमने फर्स्ट ऑप्शन लिया आइडियलिस्टिक वाला, उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। अब मेरिट एंड डिमेरिट लिखने का भी तरीका होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो, कोट्स इंक्लूड कर सकते हो, या फिर मतलब लिखना दो तीन वर्ड्स में ही है, लेकिन उसको यूपीएससी की लैंग्वेज में लिखना है, एथिक्स की लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरिट डिमेरिट जो टेबल बना रहे हो उसको भी वैसे लिखना है। उसी तरह तुम जहां पे भी जब स्टेक होल्डर और इंटरेस्ट लिख रहे हो तो हमेशा यूपीएससी की लैंग्वेज को यूज करके ही लिखना है यहाँ पे। जेनरिक वर्ड्स नहीं लिख देने इंग्लिश वाले। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सच ऑप्शंस, 2 एक्सट्रीम वाले एंड एक मीडियम जो मिडिल पाथ वाले हैं, एंड चूज द मिडिल पाथ वाला। कंक्लूजन, तो जो 3 ऑप्शंस तुम दोगे, तुमसे जो सॉल्यूशंस पूछा गया है उसमें तुमने मेरिट डिमेरिट की टेबल बना दी, उसमें जो पॉइंट्स लिखे तुमने वो यूपीएससी की लैंग्वेज में लिखे, अच्छे वाले पॉइंट्स, दो तीन वर्ड्स में ही अच्छे वर्ड्स लिखे। उसके बाद कंक्लूजन लिखा कि जस्टिफिकेशन ऑफ द ऑप्शंस, अगर बहुत आइडियलिस्टिक वाला है तो उसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो वो लिखोगे तुम। अगर एकदम खराब वाला ऑप्शन है अगेन उसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो, तो और जो मिडिल वाला है उसको क्यों यूज कर रहे हो, तो उसका जस्टिफिकेशन दोगे एंड में।
तो एंड जस्टिफिकेशन ऑफ ऑप्शन विद सम ग्रेट लीडर्स कोट, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक हो गया कि तुम्हें अगर कोट्स याद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स याद हैं, तो तुम जस्टिफिकेशन को उसके कोट से या फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स या लीगल आर्टिकल्स या किसी भी अच्छी चीज से तुम एंड कर सकते हो। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ केस जो है वो तुम किसी करंट इवेंट एंड किसी वैल्यू, जो हम लोग एथिक्स में वैल्यूज पढ़ते हैं, उससे शुरू कर सकते हो। तो ये काफी सारे टॉपर्स कॉपीज में, खासकर जिनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं एथिक्स में, तुम देखोगे कि वो लोग इसी तरीके से शुरू करते हैं। या तो कोई अच्छा सा करंट इवेंट एंड उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू या कुछ ना कुछ ग्रेट पर्सनालिटी का कोट को वो डालते हैं। एंड या फिर सेकंड पार्ट, सेकंड तरीका क्या है इंट्रोडक्शन शुरू करने का, कि कोई केस स्टडी का ही क्रक्स से शुरू कर देता है एंड उसमें क्या क्या डायलेमा है उसके हिसाब से वो शुरू कर देते हैं। अब देखो कंक्लूजन में क्या क्या लिखना है, कि वे फॉरवर्ड क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, एंड प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। और हर प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन, तो बेसिकली तुम एथिक्स में कोई भी वे फॉरवर्ड लिखो, कंक्लूजन लिखो, या कोई भी जस्टिफिकेशन लिखो, तो उसमें एथिकल वैल्यूज को पक्का से इंक्लूड करना। कि कोई तुम्हारा जस्टिफिकेशन इक्विटी हो सकता है, कंपैशन हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, अलग तरीके से। ठीक है। साथ में वे फॉरवर्ड में जीएस के स्कीम्स एंड फार साइटेड विजन भी तुम यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हारे रिपोर्ट से तुमने कहीं ना कहीं लिखा होगा। क्या क्या वैल्यूज अपहेल्ड की गई उस केस स्टडी में, जो तुम्हारा सोल्यूशन है उसके द्वारा, वो तुम लिख सकते हो। सो द वैल्यूज विच वर अपहेल्ड ड्यू टू द ऑप्शन विच यू हैव टेकन, again it should be filled with ethical terms, and practical solutions should always be given priority. So practical solutions along with ethical values and the values which were upheld sprinkled with gs knowledge, ये बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन बनता है एथिकल आंसर्स के लिए। अब देखो क्या क्या कुछ कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे रिवॉर्ड, रीइटरेशन, चेंजिंग द डिफॉल्ट, सोशल मैसेजिंग, रोल मॉडलिंग। ये तुम्हारा वे फॉरवर्ड। तो तुम कोई भी एथिकल सॉल्यूशन दे रहे हो, तुम देखो कि इस वाले फ्रेमवर्क में वो बैठ जाएगा। या तो तुम किसी को रिवॉर्ड दो अच्छे बिहेवियर के लिए, एक अच्छे सिविक सेंस या सोशल बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए तुम रिवॉर्ड करो। या फिर रीइटरेशन, बार बार उस चीज को दोहराओ, जैसे स्वच्छ भारत को तुम बार बार दोहरा रहे हो। देन चेंजिंग द डिफॉल्ट, अगर कोई चीज खराब है सोसाइटी में, तो उसको हम लोग उसका डिफॉल्ट सेटिंग ही चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स टॉक अबाउट रेप, तो उसमें इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द विक्टिम, व्हाई नॉट ब्लेम, मतलब जो परपेट्रेटर है उसको ब्लेम एंड शेम किया जाए, एंड पूरी सोसाइटी में व्हाई नॉट बॉयज का एटीट्यूड को बदला जाए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गर्ल्स। तो इस तरीके से चेंजिंग द डिफॉल्ट वाला चीज हो गया। सोशल मैसेजिंग, सोशल मैसेजिंग बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया। तो तुम ये सब से सोशल मैसेजिंग अलग अलग तरीके से करते हो, ताकि बेसिकली तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, उनका परसेप्शन चेंज कर रहे हो। रोल मॉडलिंग, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग लेके आ रहे हैं, तो साइंस एंड टेक में कितने सारे बच्चे उनके कारण आए, तो उस तरीके के रोल मॉडल्स तुम क्रिएट कर रहे हो। तो दीज आर सोल्यूशंस विच कैन बी यूज्ड इन वे फॉरवर्ड। अब देखो और क्या क्या एक फ्रेमवर्क है जो बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मुझे लगता है। ये ना सिर्फ एथिक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं, बल्कि जीएस 1 2 3 में भी तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो। क्या क्या है भाई? सोल्यूशन, अगर तुम्हें किसी भी चीज का सोल्यूशन देना है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है, अगेन उस पर आते हैं। तो पहला हमने सोल्यूशनिंग का क्या फ्रेमवर्क देखा? रिवॉर्ड, रिट्रेशन, चेंजिंग द डिफॉल्ट, सोशल मैसेजिंग एंड रोल मॉडलिंग। तुम देखोगे कि ये जीएस 2 में भी तुम लीगल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, या इनफैक्ट नॉर्मल सोशल क्वेश्चंस में भी तुम इसको यूज कर सकते हो। जीएस 3 में कई जगह यूज कर सकते हो। जीएस 3 एंड जीएस 2, इनफैक्ट जीएस 1 में भी इसको 8A को तुम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अवेलेबिलिटी बढ़ाओ चीजों का, चाहे वो फार्म में फार्मर्स की स्थिति सुधारना हो जाए, चाहे वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को करना हो जाए, तो कोई भी एक अंडरलाइन चीज है उसके अवेलेबिलिटी बढ़ाओ, उसके लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाओ, अफोर्डेबिलिटी बढ़ाओ उस चीज का। जैसे यूपीआई आ गया तो ट्रांजैक्शंस बहुत अफोर्डेबल हो गए हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, तो उससे बहुत सारे जो एक कॉस्ट होता था ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो कम हो गया। उससे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल स्केल जो शॉप्स लगाते हैं उनको काफी फायदा हुआ। एटीट्यूडनल चेंज करो, जैसे डिजिटाइजेशन की ओर एटीट्यूड लेके जा रहे हैं, तो अपील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं सोसाइटी को, अगेन रोल मॉडलिंग आ जाएगा, सोशल मैसेजिंग आ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी लेके आओ, गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी आजकल बढ़ गई है हर जगह, डिजिटाइजेशन से बढ़ गई है। इन जनरल सिविल सोसाइटी जो इतना ज्यादा लोगों को अपने राइट्स पता चलने लगे हैं, तो ये सारी अच्छी बातें जो हैं। देन अश्योरेंस दो लोगों को कि हाँ जो भी स्कीम्स आ रहे हैं वो उन तक पहुंचेंगी, उनकी भलाई करेंगी। देन एबिलिटी बढ़ाना है, या स्पेलिंग गलत हो गया, बट एबिलिटी बढ़ाना है पूरे इन जनरल, एक पॉपुलस का एबिलिटी बढ़ाना है।
आईक्यू बढ़ाना है, लोगों का सिविक सेंस बढ़ाना है, लोगों का अर्निंग कैपेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, पॉवर्टी से बाहर लाना है लोगों को, तो एबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं। एंड एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी में हम कैसा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो साइक्लोन आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए या फिर इन जनरल पूरे सोसाइटी पे ही जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो हम कैसे एज अ सोसाइटी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो 8A जो है ये तुम्हारा सोल्यूशनिंग एज वेल एज प्रॉब्लम्स, ये दोनों के लिए काफी अच्छा फ्रेमवर्क यूज हो सकता है। समझ में आया कुछ इसमें? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट जो डिजिटाइजेशन कर रही है, तो ऊपर वाला जो 8A है ना, उसको कितने सारे, अगेन मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट हमेशा फ्रेमवर्क्स में सोचती है एंड कोशिश करती है कि इस तरीके से स्कीम्स को डिजाइन किया जाए कि कोई एक सेंट्रल प्रॉब्लम को बहुत सारे डायरेक्शन आके सॉल्व किया जाए। तुम लोगों को ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोई एक आउटपुट देना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो भी तुम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो या मेंस में भी तुम अपने मेंस 365 में तुमने पढ़ा है, जो भी तुम करंट अफेयर्स बोल रहे हो, वो सब क्यों हो रहा है? तो कोई एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, उसको अलग अलग डायरेक्शन से सॉल्व करने के लिए हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है कि इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है एंड हम बहुत स्लो हैं एक्सक्यूशन में, उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। प्रगति पोर्टल हो गया कि हम लोग मतलब पीएमओ लेवल पे मॉनिटर होंगे प्रोजेक्ट्स, तो कौन सा प्रोजेक्ट कितना आगे पहुंचा, टाइमलाइंस कितना अच्छे से मीट कर रहा है, कॉस्ट ओवररन्स हो रहे हैं कि नहीं। फिर दिशा एक पोर्टल हो गया एजुकेशन को लेके, या मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली दिशा उस टाइम पे किस चीज के लिए था, देख लेना। आई गॉट कर्मयोगी, अब देखो सिविल सर्वेंट्स जो है उनको ज्यादा अच्छे से अपडेट रखने के लिए, उनको एजुकेट करते रहने के लिए अपने सर्विस टेन्योर के दौरान, सिर्फ ये नहीं है कि आपने यूपीएससी निकाली है फिर आप स्किल नहीं करेंगे अपने आप को, तो अपस्किल्ड रखने के लिए, रीस्किलिंग करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। HRMS पोर्टल आ गया है, EHRMS स्पैरो। तो पूरा गवर्नमेंट अपने आप में इतने सारे क्रोर्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के पास, तो उनको एक प्रॉपर HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं, सिविल सर्विसेज में भी, लोअर सर्विसेज में भी। देन डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। तुम देख रहे हो एबिलिटी बढ़ा रहे हो तुम आई गॉट कर्मयोगी एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, अश्योरेंस दे रहे हो लोगों को, CP ग्राम्स एंड ये सब आगे आएगा। चलो ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। ओम्बड्समैन है, अगेन अकाउंटेबिलिटी तुम देख रहे हो एंड साथ में तुम एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ा रहे हो लोगों का ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल ट्रिब्यूनल है, CP ग्राम्स करके पोर्टल है जो डायरेक्टली पीएमओ के पास जाता है कोई भी ग्रीवेंस। देन एडहॉक कमीशन हम लोग बनाते हैं अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो। फिर क्या क्या होता है, एथिकल ऑडिट्स होते हैं, सोशल ऑडिट्स भी होते हैं एंड विसल ब्लोअर मैकेनिज्म भी है। तो अब देखो कितने सारे ये जो गवर्नमेंट के स्कीम्स एंड तरीके हैं, उससे हम लोग क्या क्या इंश्योर कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हैं, एबिलिटी बढ़ा रहे हैं सिविल सर्वेंट्स की, अश्योरेंस दे रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स सही टाइमलाइन पे कंप्लीट होंगे। देन एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रहे हैं लोगों की डायरेक्ट गवर्नमेंट के हायर एक्लॉन्स के लिए। अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई बिकॉज हर चीज डिजिटाइज हो चुका है, तो तुम्हें कहीं ऑफिस ऑफिस घूमना नहीं है। एंड एटीट्यूडनल चेंज आ रहा है लोगों में कि भाई ये मेरा राइट है, एंड डिजिटली हम अब डायरेक्टली ऊपर में कंप्लेन करेंगे अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे, तो काम तो अच्छे से करो। तो देखो कितना बढ़िया सोल्यूशनिंग है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्कीम्स से। तो तुम या तो इस 8A से इन सारे स्कीम्स को याद रख सकते हो, या फिर अगर तुम्हें स्कीम्स याद हैं तो तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो और क्या एक फ्रेमवर्क हो गया कि अगर तुम इंडिविजुअल लेवल पे हो तो तुम RTI, तो बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल तुम कैसे कैसे कर सकते हो। इंडिविजुअल लेवल पे तुम विसल ब्लोअर बन जाओ या फिर RTI कर दो। सोसाइटल लेवल पे सोशल ऑडिट कर लो, ग्राम सभा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, अगेन तुम RTI कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिशा कमिटीज होती हैं, अच्छा दिशा इज अगेन फॉर अकाउंटेबिलिटी। स्टेट लेवल पे ओम्बड्समैन है, इवन RBI का भी ओम्बड्समैन होता है। देन एंटी करप्शन ब्यूरोज होते हैं। नेशनल लेवल पे UPSC है, CAG है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मिनिस्ट्रीज हैं, DOPT है, CVC है, विजिलेंस कमीशन, CBI है, पार्लियामेंट्री कमेटी है एंड CP ग्राम्स है। तो ये फ्रेमवर्क समझ में आया कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अगर मुझे अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, जो पूरा GS3 वाला पार्ट है एंड GS2 का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, वो तुम इस मतलब 8A रिवॉर्ड वाला मैकेनिज्म, ये सारे जो स्कीम्स दिए हुए हैं एंड इंडिविजुअल सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे क्या क्या गवर्नमेंट ने दिया हुआ है इन सारे को सॉल्व करने के लिए, अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है तो तुम GS2 का लीगल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस वाला पार्ट एज वेल एज GS3 के कुछ कुछ पार्ट बहुत अच्छे से तुम आंसर कर सकते हो।
एंड एथिक्स में तो आंसर कर ही सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि सिविल सर्विसेज में और क्या क्या चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग, तो ये गवर्नेंस वाला पार्ट को बेसिकली हम सॉल्व कर रहे हैं, GS2 का पार्ट जो है, इवन पॉलिटी भी इससे थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। इंडिविजुअल में हम लोग कैसे अकाउंटेबिलिटी एंड बाकी सारे ट्रांसपेरेंसी ये सारी चीजें इंश्योर करते हैं। कैडर अलॉटमेंट, प्रमोशन, जो मतलब बेसिकली कैडर अलॉटमेंट जो हो रहा है उसका तरीका, प्रमोशन का तरीका, सैलरीज एंड पर्क्स, अभी जैसे NPS वर्सेस UPS है, हो सकता है वो आ जाए, तो उसका क्या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। तो इसमें एथिक्स कैसे हम वेरिएबल के तौर पे यूज कर रहे हैं। फिर जैसे हम लोग ट्रांसफर की बात करते हैं कि ट्रांसफर किस तरीके से होना चाहिए, रैंडमली नहीं होना चाहिए। अब देखो, डिमोशन भी होना चाहिए कि नेगेटिव अगर पॉइंट्स हो। अब आर्टिकल 312 में जो जो सिविल सर्वेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शंस मिले हुए हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स बनना चाहिए, एंड उसमें एकदम प्रॉपर ग्राउंड फॉर रिमूवल होना चाहिए, विसल ब्लोअर एक्ट है हमारे लिए। अब सिर्फ तो ये इंडिविजुअल लेवल पे एक ऑफिसर के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल लेवल पे उसको एक प्रॉपर सर्विस इंश्योर करने के लिए, इसको हम लोग एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, GS2 में यूज कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज एज ए होल लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर्स जैसे जन सूचना पोर्टल है, एथिकल इंक्वायरी कमिटीज बैठती हैं, देन ब्राइब्स एक्ट है, PCA एक्ट है, देन ऑनर द ऑनेस्ट, कि जितने ऑनेस्ट सिविल सर्विस सर्वेंट्स हैं उनको ऑनर करना चाहिए। ARC में भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में हम लोग क्या क्या चेंज कर सकते हैं, डिवोल्यूशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फंड्स करो। लोकल बॉडीज को जो 15th फाइनेंस कमीशन करती है, लोकल बॉडीज एंड लोकल लेवल पे ज्यादा फंड्स आएगा तो वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, सेंट्रलाइजेशन अगर कम हो तो। देन स्टेप वाइज ग्रेडेड अकाउंटेबिलिटी करो कि एक काम अगर किसी एक इंसान को अलॉट हुआ है तो वो कितने देर में हो पाया, कितनी जल्दी हो पाया, एंड उसका अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया हमने। देन मैसेज को मासेस के लिए मोल्ड करो, जैसे मैसेज मिरर मेंटल मॉडल्स बनाओ, फैमिली को मैसेज करो, रोल मॉडलिंग करो। एंड अगर तुमको पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट देने का भी यहाँ पे ये फ्रेमवर्क है कि डिटरेंस, मतलब इतना हार्श पनिशमेंट रखो कि कोई उस चीज को करने का सोचे भी नहीं। देन रेट्रीब्यूशन, कि अगर तुमको पता है कि रेट्रीब्यूशन क्या हो गया, कि बदला लेने, मतलब तुमने कुछ किया है उसका तुम्हें सजा कभी ना कभी मिलेगा। पनिशमेंट इन हार्शेस्ट फॉर्म्स जो अलग अलग लॉज हमारे बने हुए हैं, एंड लास्ट में रिफॉर्म करने की कोशिश करो उसको। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा पार्ट है, दिस, इसके सारे वर्ड्स एंड इसके सारा जो फ्लो है, दिस इज गियर टुवर्ड्स GS2, पॉलिटी गवर्नेंस एंड एथिकल डिलेमा। तो अब देखो, तुम्हारा जो केस स्टडीज आएंगे एथिक्स में जो 120 नंबर के आएंगे, उसको तुम इस पूरे पोर्शन से बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जो तुम सॉल्यूशंस लिखोगे या गो हेड वे हेड लिखोगे, इसमें तुम बहुत सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हो, सिविल सर्विसेज लेवल पे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या कर सकते हो, पब्लिक के लिए क्या क्या कर सकते हो, ऊपर ये सारे स्कीम्स हैं, एंड 8A फ्रेमवर्क तो है ही हर जगह। एंड ये इंडिविजुअल, सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल, ये तुम एसेज में यूज कर सकते हो, या फिर इन जनरल भी तुम्हें कहीं पे भी कुछ सोचना है कि इस लेवल पे हम क्या करना है, तो इस तरीके से तुम सोच सकते हो। ठीक है, एक और बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो इकोनॉमी में तुम यूज कर सकते हो, एंड और भी मतलब इट्स अप टू यू, इवन इन GS2 बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। 4D फ्रेमवर्क, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डेलीगेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन। आई थिंक ये कहीं तो RBI या फिर किसी गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट में था ये फ्रेमवर्क, काफी अच्छा लगा था मुझे। तो ये फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। द 4D फ्रेमवर्क, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन करो चीजों का, ज्यादा डिवॉल्व करो नीचे फंड्स को, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन करो, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आओ, सिविल सोसाइटी को इंक्लूड करो, जैसे सोशल ऑडिट्स हो गए। देन डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर्स हो गया, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया। जितना ज्यादा तुम इंडिविजुअल पर्सन को ये सारी चीजें डेलीगेट करोगे उतना अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा तुम्हारा। एंड डेमोक्रेटाइजेशन, तो कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो, और कोई भी लॉ अगर ये सब एक्ट पास हो रहा है तो तुम जितना ज्यादा लोगों से कंसल्ट करके स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करके पूछोगे तो वो ज्यादा इंक्लूसिव रहेगा। अब स्किलिंग का क्या फ्रेमवर्क था भाई, तो स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, ये सबको पता होता है कि पहले तो लोगों को स्किल करो, उसके लिए डिफरेंट स्कीम्स हमने ऊपर देखे। देन रीस्किलिंग, तो स्किलिंग के लिए जैसे कौशल विकास योजना हो गया पूरे पब्लिक के लिए, तुम UPSC पढ़ रहे हो वो स्किलिंग हो गया। रीस्किलिंग हो गया तुम्हारा, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, जैसे आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो बीच बीच में चलते रहता है, एग्जाम्स अगर मिड ये करियर एग्जाम्स होते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल फ्रेमवर्क है, एथिक्स में बहुत यूज होगा एंड GS2 में भी बहुत यूज होगा, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। तो मान लो पंचायती राज पे तुम कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो फंड्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन सा शेड्यूल 7 में उसके अंदर है, शेड्यूल 7
कि क्या क्या पावर्स डिवॉल्व हैं। देन ग्राम सभा का क्या क्या पावर्स है, आर्टिकल 243 में क्या क्या पावर्स डिवॉल्व किए गए हैं, फंक्शंस क्या क्या है डिफरेंट बॉडीज के, एक पंचायत का क्या फंक्शन है, जिला परिषद का क्या फंक्शन है, ग्राम सभा का क्या फंक्शन है, एंड क्या क्या फंक्शनरीज है, कितने इलेक्टेड फंक्शनरीज हैं, कितने एग्जीक्यूटिव वाले फंक्शनरीज हैं, नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो हैं, उन सबका क्या क्या रूल्स है। तो एथिक्स के केस स्टडीज भी जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो इसमें उसमें भी ये फ्रेमवर्क लगा के तुम सोल्यूशन सोच सकते हो, एंड इवन जब स्टेक होल्डर्स को लिख रहे हो तो हार्म प्रिंसिपल इन एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कोई भी सोल्यूशन दे रहे हो उससे कितने स्टेक होल्डर्स का हार्म हो रहा है ये सोचना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ ये नहीं है कि किसका भला हो रहा है, बट कितने कम लोगों को वो सोल्यूशन हार्म कर रहा है, वो भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइकल सैंडल की यूट्यूब पे जो एथिक्स की वीडियो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने काफी अच्छे से समझाया है। हार्वर्ड की प्रोफेसर है वो। देन अभी 5 फ्रंट्स ऑफ वॉर, अब तो और ज्यादा फ्रंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स तो 3 कन्वेंशनल थे ही, अब स्पेस एंड साइबर भी हो गया है। इसके अलावा भी कुछ सोच सकते हो कि और कुछ क्या हो सकता है। तो स्ट्रेटेजिक एक हो जाता है न्यूक्लियर फोर्सेस कमांड जो होता है। तो जब भी हम लोग हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एटलीस्ट इन 5 को याद रखना है, एंड साथ में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को याद रखना है। तो अब साइबर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, फाइनेंशियल वॉरफेयर आ जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आ जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन, जो ये एक तरीके से येलो पेज जर्नलिज्म हो गया, या फिर हम लोग एक इंफॉर्मेशन पैंडमिक हो गया। तो ये हो गया। एंड स्पेस, अब न्यू फ्रंटियर, सब लोग उसको मतलब जो मेजर पार्ट्स है, देयर इज अ रन फॉर स्पेस। अब कोर्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स में, उसमें कैसे करना है, तो पहले कोर्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो या तो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ही कोर्ट को समझा दो, वो अंडरस्टैंडिंग अपनी जो तुम्हें उस कोड से अंडरस्टैंडिंग हो रही है उससे इंट्रोड्यूस करो, एंड उसके बाद कोई डायग्राम ऐड कर दो, एंड सिलेबस का कोई कीवर्ड्स है अगर जो उस कोड से के साथ तुम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, या फिर कोई एथिकल वैल्यू है जो उस कोड के साथ रिलेट कर सकते हो, तो उसको ऐड कर दो वहां पे। देन लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी में कहाँ कहाँ यूज होता है उस कोड का एग्जाम्पल के साथ तुम समझाओ, पैराग्राफ्स में लिखो या पॉइंट्स में लिखो, कैसे भी। नेशनल एंड इंटरनेशनल यूज समझाओ उसका, 5 पॉइंट और 2 एग्जाम्पल। इस तरीके का टेम्पलेट में यूज करता था कोर्ट वाले क्वेश्चंस में। तो एंड प्रो एंड एंटी भी, मान लो कोई कोट है जो बहुत अच्छा कोट है, जैसे सर्विस बिफोर सेल्फ, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों की सेवा करना। तो अगर सेवा नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसे ऐसे में हम लोग जो चीज यूज कर सकते हो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो मान लो कि सर्विस बिफोर सेल्फ को तुमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखी, एथिक्स के उसके कीवर्ड से, उसको 2-3 कीवर्ड से, जैसे कंपैशन से, इंटीग्रिटी से रिलेट कराया, अगर अच्छा डायग्राम कुछ ध्यान में आ गया उसको बना दिया। देन लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, नेशनल इंटरनेशनल यूज केसेस एंड एग्जांपल्स दे दिए, तो 5 पॉइंट, 2-3 एग्जांपल्स आ गए। फिर उसका आंटी लिखा, 1-2 पॉइंट्स, एंड कि अगर वो नहीं करोगे तो क्या होगा, एग्जांपल्स के साथ, एंड एंड में कंक्लूड कर दिया। अब कोर्ट के क्वेश्चंस में कंटेम्प्रेरी रिलेशंस एंड एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है। हम पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया कि अगर उस कोर्ट को नहीं करोगे तो क्या होगा, सिमिलर टू जो मैंने एसए में समझाया था। चलो, अब यूसेज इन लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज में। तो मान लो कोई भी कोर्ट का क्वेश्चन आए या एथिक्स का कोई भी थियरी क्वेश्चन आए, तो उसका लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है सिविल सर्विसेज में स्पेसिफिकली, एग्जाम्पल के साथ अगर दे पाओ जस्ट कंक्लूजन के पहले, तो बहुत अच्छा लगता है वो। एंड सिमिलरली कि नेशनल एंड इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में वो कहाँ यूज हो रहा है, पर्सनल एंड सोसाइटल कंटेक्स्ट में भी कहाँ यूज हो रहा है। अगर नहीं पॉइंट्स आ रहा है तो हमेशा यहाँ पे आ जाना है, इंडिविजुअल, सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। तो वो कोड कहाँ यूज हो रहा है, थियरी का जो क्वेश्चन है एथिक्स का, वो थियोरेटिकल वैल्यूज कहाँ यूज हो रही हैं, एग्जाम्पल्स के साथ, इस तरीके से सोचना है। हाँ, अब लास्ट पैराग्राफ या तुम्हें कंक्लूजन लिखना है तो हमेशा सिविल सर्विसेज के जो 10-12 वैल्यूज या 15 वैल्यूज तुम याद करोगे, उसको कोशिश करना हमेशा यूज करने का, जो कि वैल्यूज दिए हुए हैं सिलेबस में। यार अब मेरा गला दर्द कर गया है। बोलो यार, कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछो। आई टेक अ ब्रेक थोड़ा सा बोलने से। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? ओके, ठीक है। एग्जाम्पल्स का यहाँ फ्रेमवर्क देख लेते हैं। तो एथिक्स के एग्जाम्पल सोचना है या एस्से के एग्जाम्पल सोचना है, कैसे सोचोगे? टेम्पोरल मतलब टाइम के हिसाब से सोचो, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री सोच लिया, करंट कंटेक्स्ट सोच लिया। देन तुम्हारा
करंट अफेयर्स एंड कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, इस टाइप के एग्जाम्पल सोच लिए। देन स्पेशल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो अभी जहां तुम रह रहे हो उसका लोकल एग्जाम्पल्स या रीजनल या नेशनल या इंटरनेशनल एग्जाम्पल सोच लिया। कल्चरल या रिलीजन, मतलब GS1 में जो हमारा आर्ट, कल्चर, रिलीजन है, इसके एग्जाम्पल सोचे। सोसाइटी के एग्जाम्पल सोचे, सोसाइटी में भी ग्रुप्स के एग्जाम्पल जैसे विमेन, चाइल्ड, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, ओल्ड एज, दलित्स, ट्राइबल्स, इस सब के एग्जाम्पल सोचे। इन्वायरमेंटल एग्जाम्पल सोचा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ये वाला जो एग्जाम्पल्स फ्रेमवर्क है जो तुम एसए में यूज करोगे एंड एथिक्स में यूज करोगे, ये अपना जो सिलेबस फ्रेमवर्क में बोलता था कि जो तुम्हारे यूपीएससी का सिलेबस ही है, GS 1 2 3 एंड इवन 4, वही है तुम्हारा, कि उससे तुम एग्जाम्पल्स निकाल के GS 1 2 3 के एथिक्स में, GS 4 में यूज कर सकते हो एंड एसए में यूज कर सकते हो। ये कुछ कुछ मैंने उस टाइम पे लिख लिया था, जो भी ध्यान में आ रहा था। तुम लोग अपना कुछ देख लेना, जैसे विवेकानंद का एग्जाम्पल लिखा था, शास्त्री जी का। हाँ, तो मैंने जो बोला था ना कि एसए में भी जो भी तुम पर्सनालिटीज या एनेक्डोट्स यूज करोगे वो हमेशा ऐसी पर्सनालिटीज का यूज करना जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज हैं। तो जैसे विवेकानंदा हो गए, शास्त्री जी हो गए, TN शेषन, ई श्रीधरन, ओबामा का पता नहीं अब तो, ही इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज अवॉर्डी, अब इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, यू सागयम, सत्येंद्रनाथ दुबे, यू मंजुनाथ, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, दशरथ माझी, सोनू सूद तो अब कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए। देन मतलब अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देख सकते हो अभी करंट में जो भी चल रहे होंगे, बट ऑलवेज यूज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स एंड द वर्क्स डन बाय देम। चलो, आई थिंक यार अब मेरा गला जवाब दे रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना सेशन एंड करेंगे। आप कल करेंगे इसको। बताओ जो लोग मेंस दे रहे Sir, हैं। हाँ, प्लीज गो हेड। sir, in case of grievance redressal program, you have mentioned about one particular portal, which is like via which we can have the direct access to PMO. So, CP can you please ग्राम्स, mention about that? CP ग्राम्स, CPGRAMS। और बताओ। सर हाँ हाँ, प्लीज गो हेड। सर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंसोलिडेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब आई हैव डन द PYQs, आई हैव मेड नोट्स एंड रिवाइज भी किया हुआ है। हम्म। बट उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते टाइम पे आई थिंक मेरा ब्रेन वर्क नहीं करता, उससे पॉइंट जनरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तुम ये वाला फ्रेमवर्क को लिख लो ना। हाँ ये जी सर, वो नोट कर लिया मैंने। हाँ, अब क्या करना कि तुमको जो भी क्वेश्चन आया है, तुम मान लो तुम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुकी हो, नए क्वेश्चंस को छोड़ दो। ठीक है। हम्म। जो तुम प्रैक्टिस कर चुकी हो एंड तुम्हें उसका नॉलेज तो है ही, तुमने मतलब तुमको पता है उसके अंदर कंटेंट क्या है, तुम उसको इस हम्म। तरीके से सोचने का एक बार ट्राई करो। दिमाग में ही सोचो, लिखो मत, ठीक है। तुम सोचो कि अगर तुम ऐसे सोचना उसको शुरू करती हो तो कितने देर में सोच पा रही हो। अगर तुम उस किसी भी क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट में सोच पा रही हो अपने दिमाग में, कि हर मतलब तुम यस मान लो सर। 10 नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम 12 या 15 पॉइंट्स जनरेट कर ले रही हो एंड 15 नंबर के क्वेश्चन में तुम 20 पॉइंट्स जनरेट कर ले रही हो, इस तरीके से सोच के, मतलब रीजंस में पेस्टल लगा लिया, इवेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन हम्म। पर्सनालिटीज, एक्ट्स, लॉज एंड पॉलिसीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म विद पेस्टल प्लस डायग्राम एंड टाइम पीरियड। अगर तुमने इतनी सारी चीजें सोच ली 1.5 से 2 मिनट में, तब तुम्हारा कंसोलिडेट हो जाएगा। मतलब तुम्हें पॉइंट वाइज सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर का कोई भी ओके। क्वेश्चन जो तुमने प्रैक्टिस किया होगा, ऐसे सोचना। एरिया मैप हम्म। कहाँ पे है, टाइम पीरियड, क्या मटेरियल, मान लो अगर टेम्पल है या कुछ भी है तो। देन गॉड्स रिलीजन, बेसिकली उस टाइम पे सोसाइटी में अगेन पेस्टल सोच सकते हो, इकोनॉमी, सोशल ग्रुप्स एंड क्या क्या, कास्ट, रिलीजन, ये सब था। पेट्रोनेज, स्कल्पचर, पेंटिंग, फीचर्स, इस तरीके से तुम सोचो। अगर पॉइंट्स की तब भी कमी लगे तो फिर कंटेंट थोड़ा ऐड कर लेना। सोचने में आई डोंट थिंक क्या प्रॉब्लम आएगा अगर तुम इस तरीके से सोचना शुरू करोगी तो। ओके सर। लिख लियो ना इसको। यस सर, लिख लिया। ठीक है, और बताओ। सर। हाँ, गो अहेड। हाँ सर, मेरे क्वेश्चन था सर, जो एथिक्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। जैसे कि अबॉर्शन या फिर इस चीज को लेकर कोई क्वेश्चन आए, ठीक है। तो उसमें सर थियोरीज होती है जैसे डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटेरियन, ये सब हाँ कैसे यूज करते हैं सर? हाँ, तो दिमाग में ये आती नहीं सर तो लिखते टाइम पे। बेसिकली अब देखो, जैसे
कोई भी, अब तुम्हें एथिक्स में अपने दिमाग को ये ट्रेन करना होगा कि कोई भी जीएस का टॉपिक मैं तुमको दूं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट अगर मैं बोल दूं, तो तुम उसमें क्या क्या एथिकल टर्म्स लगा सकते हो, एंड उसको सोचना कैसे शुरू करोगे, तो एथिक्स के सिलेबस वाइज सोचना शुरू करोगे। तुम मेरे को बताओ, एथिक्स में सबसे शुरू में क्या है सिलेबस के, अगर किसी को याद है तो जल्दी से बोलो। सर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस है। एग्जैक्टली exactly, वहां से शुरू करोगे कि विमेन के साथ जो ह्यूमन इंटरफेस हो रहा है अलग अलग सोसाइटी के पार्ट का, वो क्या है। देन फैमिली आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है वो, फिर एटीट्यूड क्या है सोसाइटी का रिलेटेड टू हर, उसमें फिर जो आ गया कि कंपैशन, सिंपैथी, अलग अलग वो स्टेजेस होते हैं ना। देन इमोशनल इंटेलिजेंस कितना है सोसाइटी का टुवर्ड्स देम। तो जैसे ही कोई भी इशू आए, पूरा एथिक्स का सिलेबस अपने दिमाग में छाप लो, एंड उसमें जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो सब छाप लो। ठीक है, फिर तुम सोचना शुरू करो कि अगर मैं अबॉर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसका फर्स्ट ह्यूमन इंटरफेस में क्या है, एटीट्यूड में क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है, और कुछ कुछ पॉइंट्स बताओ क्या क्या है सिलेबस के। एक तो वैल्यूज है अलग अलग, सिविल हाँ, सर्विस में कौन तो सा उस वैल्यूज वैल्यू। के कुछ कुछ की टर्म्स होंगे, तो जो जो उसके साथ फिट बैठ रहा है उन सबको तुम कहीं ना कहीं लेके आओगे। समझ रहे हो, और क्या सर कर सकते मतलब हो सब कि, हर पॉइंट। हाँ, जी। स्टार्टिंग में ही कि वी कैन लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एथिकल पर्सपेक्टिव्स, अबॉर्शन को बीच में लिखा, एंड उसके मतलब वो होता है ना कि सन डायग्राम जो बना देते हैं, तो एथिकल वर्ड्स लिख दो, वैल्यूज बीच बीच में, कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिओंटोलॉजिकल, टीलियोलॉजिकल, फिर एथिकल वैल्यूज, दो तीन चार वैल्यूज वहां पे लिख दिए, फिर एटीट्यूडनल वैल्यूज, इस टाइप से। मतलब एग्जामिनर को ये बता दो कि तुम्हें एथिकल टर्म्स पता है एंड तुम रिलेट भी कर पा रहे हो, अबॉर्शन से कौन कौन से एथिकल टर्म्स रिलेट हो जाएंगे, एंड फिर तुम उसका एग्जाम्पल्स लिख के अपना बॉडी बना लोगे। ठीक है सर। सर और थिंकर्स को आंसर में यूज करने का कोई पर्टिकुलर तरीका है या याद ही करने पड़ेंगे उसको। देखो, मान लो कि अगर एजुकेशन पे कुछ आया, तुमको पता है कि मंडेला को यूज कर सकते हैं, विवेकानंद को यूज कर सकते हैं, फिर सोशल अपलिफ्टमेंट पे कुछ आया तो गांधी जी को यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कोट उनका लिख दो, बट एज गांधी जी सेड, या फिर गांधी जी स्ट्रगल, या फिर मंडेलाज ये स्टेंट इन द जेल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो अगर एग्जैक्ट कोट नहीं याद आ रहा, लेकिन एटलीस्ट उस पर्सनालिटी को उस चीज से कनेक्ट कर सकते हो तो कर दो। ओके ओके ठीक है सर। हम्म। थैंक यू सर। हम्म। और बताओ, किसी और को कुछ पूछना है, टाइम है अभी, पूछ लो। Sir, you mentioned something about that Harvard professor. Can you please repeat that? माइकल सैंडल है उनका नाम, यूट्यूब पे उनके वीडियोस हैं एथिक्स के, उसको देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उससे आंसर्स तुम लिखने लग जाओगे, बट जस्ट टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स वो अच्छा है, 2x पे करके देख सकते हो। जो जो मेंस लिख रहे हैं प्लीज आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, जरूरी है। कैसे नहीं है क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है, 4 मिनट बाकी हैं, और किसी को कुछ पूछना है या फिर सेशन एंड करें। एक्चुअली सर क्या हम मतलब कोई क्वेश्चन जैसे कोड बेस्ड कोई क्वेश्चन है वो कर सकते हैं अभी, मतलब थोड़ा आप ब्रेनस्टॉर्म उस पे बता सकते हो बोलो कि बोलो कैसे परस्यू करना है उसको। बोलो, कोई भी मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है जैसे बताओ कुछ पीवाईक्यू कोड कोई ले बताओ। सकते हैं हम। हाँ बोलो, मेरे पास नहीं है खुला हुआ अभी, अगर किसी के पास खुला हुआ है तो बोलो। जैसे सर कि falsehood टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। फॉल्सहुड। falsehood टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ हाँ हाँ। व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। अच्छा, तो बेसिकली इस कोड से सबसे पहले क्या समझे हो, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि ठीक है, कभी कभी झूठ बोलना भी ठीक होता है अगर उससे सबका भला हो रहा है। ठीक है, अब जी दो जी तीन एग्जांपल्स, हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ले सकते हैं, सिविल सर्विसेज, या फिर इंटरनेशनल कुछ एग्जांपल्स है उसका ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने शिंडलर्स लिस्ट देखी होगी, तो वो ज्यूज को बचाता है अपने ये बेसमेंट में रख के। ठीक है,
फिर मान लो कि किसी हम्म, कोई मर्डरर है, किसी का मर्डर करने जा रहा है, तुम उसको छुपा लिए, बचा लिए, या फिर आ, किसी मतलब समझो कोई सोशल गुड के लिए तुमने, मान लो तुम कोई सिविल सर्वेंट हो एंड जी। तुम्हें कोई सामने दिख रहा है कि कोई करप्शन करने के लिए बोल रहा है and वो थ्रेटन कर रहा है लोगों को या फिर तुम्हारी फैमिली को या किसी को, तो तुमने उस टाइम पे उसकी बात मान ली, बट पीछे से जब तुम्हारा पावर आया तो तुमने जो सही था वही किया, इस टाइप से। तो अगर उस टाइम पे कुछ फॉल्सहुड करने से पूरे लोगों का भला हो रहा है तो वो कर लेना चाहिए, लेकिन इसका आंटी भी है कि फॉल्सहुड फिर नॉर्म नहीं बन जाना चाहिए, ट्रूथ भी हमेशा ऊपर रखना चाहिए। फॉल्सहुड एक एक्सेप्शन होना चाहिए जब वो, क्योंकि हर समय फॉल्सहुड से सभी लोगों का भला नहीं हो सकता, बट बट ट्रूथ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स हमेशा लोगों का भला करता है। तो आंटी वाला पार्ट भी आ गया कि उसका कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, हम्म। ठीक है, एंड एंड में सर अपना कोई अगर मैं अंडरस्टैंडिंग वाला कोट, या इससे एंड करेंगे, क्या बोल रहे हो? जैसे कि मैंने मतलब पहले ये सोच के रखा था कि जैसे फॉल्सहुड मतलब गलत चीजों की वजह से कई बार सही हो जाता है, हम्म जब वो मतलब किसी कॉमन गुड को हार्म ना करें। हम्म। ठीक है, ये इसके तीन पर्सपेक्टिव है। मैंने पहले दो में ये सोच के रखा था कि गलत चीजों से कई बार सही हो जाता है अगर वो कॉमन गुड को हार्म ना करें। और दूसरा मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि गलत चीजों से कहीं सही हमेशा नहीं है कि हो। हम्म। नहीं, हो तो जाता है नहीं, इसकी एक्चुअली मतलब इसका इंटेंट ये है कि कभी कभी फॉल्सहुड करना पड़ता है जिससे सब लोगों का भला हो रहा हो, ठीक है। एंड दूसरा कि ठीक है, ठीक है। फॉल्सहुड को, मतलब ये पर्सपेक्टिव को लाना बहुत जरूरी है कि फॉल्सहुड को ही नॉर्म नहीं बना लो, ट्रूथ को रेन कराना चाहिए, तो उसका भी कुछ दो तीन एग्जांपल्स देना होगा। ठीक है, ठीक, जी 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 तो जी ये जी सर। तुमको दिख रहा है कि ये जो फ्रेमवर्क है कोर्ट्स वाला, ये कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे यूज हुआ, मतलब हर जगह यूज हो जाएगा बेसिकली, कि तुमने कोर्ट का अंडरस्टैंडिंग बताया, दो तीन एग्जांपल्स दे दिए, तीन चार पॉइंट्स के डायग्राम अगर कर सकते थे तो वहां पे, यहाँ पे एक डायग्राम भी कर सकते हो तुम कि, तो वो कैसे, मतलब वो ही मैं कहना चाह रहा था कि हम जो आपने फ्रेमवर्क दिया उसको यूज कैसे कर सकते हैं, अगर वो भी थोड़ा डिस्कशन में इंक्लूड हो जाता ना तो बड़ा फ्रूटफुल मतलब। तो अगर उसको इंक्लूड करने लगे तो फिर हर फ्रेमवर्क के लिए एक एक सेशन लेना पड़ेगा ना। अभी तो मैं ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली कोई बात लोगों नहीं। को जो पढ़ाना था इसलिए कर रहा था, बट उसको भी कर सकते हैं आगे, उसके लिए और ज्यादा मेरे को तैयारी करना होगा, ये तो मेरे नोट्स बने हुए थे इसलिए मैं कर दे रहा हूँ। हम लोग जो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं उसी का एक एग्जांपल लेके हम लोग ये देख रहे हैं। जी एटलीस्ट जो तुमने कोट दिया उसको समझ में आया कि एक पर्सपेक्टिव मैंने अपना अंडरस्टैंडिंग लिखा, उसका एंटी भी जी मतलब जी सोचा, एंड देन जी। सबके लिए दो तीन एग्जांपल्स जो मेन वाला है, एंड एक दो एग्जांपल्स जो एंटी वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, चलो ये सेशन एंड हो रहा है, है। कल फिर से थैंक यू करेंगे। सर, थैंक यू सर, हाँ जी। हाँ, कल फिर से करेंगे, जो लोग मेंस दे रहे हैं आ जाना, एक घंटे का ही करेंगे, एंड फिर देखते हैं, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबको अपना फीडबैक दे देना कि कैसा रहा, एंड आगे और तेज करना है, स्पीड धीरे करना है, वो देख लेंगे। चलो, बाय बाय।